अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। थोड़ा सा हम वेट करते हैं ताकि अगर कुछ लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट करें अपनी बात। तो अभी ईद के बाद जो है आज पहली मीटिंग है, पहला लाइव सेशन है। रमज़ान में काफ़ी दिनों तक हमारा बिज़ी रहा। अस्सलाम वालेकुम हबीब जमील फॉर ज्वाइनिंग। तो आप लोगों का कैसा गुजरा, रमज़ान कैसा गुजरा और ईद कैसी गुजरी? अस्सलाम वालेकुम दानिश, वेलकम फॉर ज्वाइनिंग। तो आई होप कि इस दफ़ा ईद थोड़ी डिफरेंट गुजरी होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि ये ईद बहुत डिफरेंट है पहली सब तमाम ईदों से। घर पे ही हमने सारी दिन गुजारे फैमिली के साथ। ठीक है, हमने मुलाकात कर ली, लेकिन वो ज़ाहिर है एक हादसा उससे पहले हो गया था, ईद से पहले फ्राइडे वाले दिन। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है हम सभी लोग जो हैं थोड़ा गमगीन फ़ील कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उन तमाम शहदा को जन्नत में जगह दे जो चले गए इस दुनिया से, और जो बच के हैं उनको सेहत अता करे। जी वेलकम अदील, वेलकम आशिक, वेलकम ताबिंदा। टॉपिक क्या है आज का? अच्छा, आज जो है यूँ समझ लें कि हमारा दिन है, ये साइकोलॉजिस्ट का दिन है। आज 27 मई है 2020, जिसमें वर्ल्ड साइकोलॉजी डे जो है वो मनाया जा रहा है। और इसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम घर पे रहते हुए बीइंग अ डायरेक्टर मैं उस शख्सियत को ट्राइब्यूट पेश करूं जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट बनाया। उनके बारे में मैं हमेशा यही कहूँगी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। प्रोफेसर डॉक्टर फ़र्रुख ज़हूर अहमद, जो कि फ़ाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, बहरिया यूनिवर्सिटी, उसकी भी फ़ाउंडर हैं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर फ़र्रुख ज़हूर अहमद, ट्रस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसकी भी फ़ाउंडर हैं। ये तीन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैडम ये तीन इंस्टीट्यूट ना बनाती या ये इनिशिएटिव ना लेती, या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अगर साइकोलॉजी का इदारा डिपार्टमेंट ना बनता और मैडम जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए पीएचडी करने के लिए ना जाती, वहाँ पर जिन्होंने साइकोलॉजी में काम किया और साइकोलॉजी में जिन लोगों ने आगे बढ़े और डिफरेंट थ्योरीज, एविडेंस और डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं, ट्रीटमेंट हैं, उन पे जिन लोगों ने काम किया, इस्टेब्लिश किया, अगर उनसे उन्होंने ना पढ़ा होता तो फिर ये आज जो इदारा है जिसमें हम काम कर रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं और बहुत सारे यहाँ से तलबा तालिबात जो हैं पास आउट होकर निकले हैं, ये सब ना होता। तो मैं आज स्पेशल मैं ट्राइब्यूट पेश करना चाहती हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ मैडम आपको। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, हम दिल से आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और आपका बहुत थैंक्स करते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। और अभी भी आप जो हैं जब कोरोना वायरस आया है और कोविड एंजाइटी की वजह से बहुत सारे इदारे जो हैं उस तरह से अपने फ़िज़िकल प्लेस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैडम ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने अपने ट्रस्ट से जो है ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करने की मुझसे बात की, ताकि मैं चूँकि ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ, इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर भी हूँ, कि आप वहाँ से जो है ये ट्रस्ट की जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट करें। क्योंकि ट्रस्ट में, हमारे ट्रस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमारे पास सभी कंसल्टेंट्स हैं जो देख रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो वहाँ से फिर हमने इस सर्विसेज का जो है हमने आगाज़ किया। और इसके साथ साथ फिर ऑनलाइन सेशन में भी ट्रस्ट का हमारे साथ कोलैबोरेशन रहा, मैडम फ़ारूक का हमारे साथ कोलैबोरेशन रहा और हमने ऑनलाइन सेशंस भी जो हैं स्टार्ट किए। तो थोड़ा सा मैं इसकी स्टोरी जो है मैं शेयर करना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट जो है वेलकम कौन कौन हमारे पास आ चुका है, ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरवत, हबीब, तारिक, कमर, सलमा, शुएब, हबीबा, डॉक्टर माजिद वेलकम, दानिश, आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। तो मैडम को मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी खराज तहसीन पेश करें और उन तमाम साइकोलॉजिस्ट को जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समझते हुए, ह्यूमन माइंड को समझते हुए जो है बहुत सारी चेंजेस जो है वो पॉजिटिव हमारे माशरे के अंदर जो है लेके आए हैं। अगर हम साइकोलॉजी को अहमियत नहीं देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं।
तो साइकोलॉजी पाकिस्तान के अंदर जो पहला इदारा बना था इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी था, जिसके अभी मैं करंट डायरेक्टर हूँ। उसको बने हुए 1983 के अंदर डॉक्टर फारूक ने इसका स्टार्ट लिया था। जब मैडम साइकोलॉजी मैडम पढ़कर आई थी बाहर से, जब पीएचडी करके आई हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, फिर देन मिशिगन से उन्होंने पोस्ट डॉक किया। और यहाँ आने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया, डिप्लोमा पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था। और ये 16 साल के बाद यानी 17 साल इसकी जो है एजुकेशन काउंट होती है। और ये हायर एजुकेशन कमीशन से जो है रिकग्नाइज कोर्स है, उसको वहाँ से उन्होंने रिकग्नाइज भी कराया। इसके साथ ही उन्होंने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो स्टार्ट किया। एमफिल जो कि लीड करता है पीएचडी को, वो स्टार्ट किया। और 3 साल ये जो कोर्स है उन्होंने पीसीएचएस में जो हमारा इदारा है, जो कि अब ट्रस्ट को उन्होंने दे दिया है, अपना घर जो था जहाँ से उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी का आगाज़ किया था, अब वो ट्रस्ट को दे दिया है। वहीं से उन्होंने 3 साल तक जो है साइकोलॉजी में डिप्लोमा और एमफिल और पीएचडी जो है करवाया। और उसके बाद जो हमारे जनरल ज़िया-उल हक साहब हैं, उन्होंने ये ज़मीन हमें दी जो गुलिस्तान जौहर में अभी हमारा इदारा है। और यहाँ पे 1983 में जो है जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी जी करंट जिन लोगों ने देखा हुआ है, वो जो है वजूद में आया। और वहाँ से फिर फर्दर जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। और शुरू में हमारे बहुत सारे टीचर्स को मैडम ने खुद ही पीएचडी करवाया, जिसमें पहली पीएचडी जो है डॉक्टर जीनत इस्माइल हैं। इसके अलावा डॉक्टर साले जलील, डॉक्टर सोहेला ने पीएचडी किया, डॉक्टर सी फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, डॉक्टर रियाज फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। इन लोगों ने डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है वो की, और डिफरेंट और कोर्सेज भी जो है वो लॉन्च किए, जिसमें हमारे जो न्यू कोर्सेज हैं उसमें रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर जो है ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद कोर्स है जो कराया जा रहा है। और ये वर्ल्ड रिकग्नाइज भी है। यहाँ से जो हमारे पास आउट होकर स्टूडेंट्स बाहर भी गए हैं, तो वो भी बहुत सारे इदारों में बच्चों के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये कोर्सेज हमने स्टार्ट किए, पीएचडी के कोर्सेज हमने स्टार्ट किए। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो फैसिलिटीज़ जो है हमने यहाँ पर अवेलेबल जो है वो हमने कर दी। इसके अलावा जो है अब जो है जब मैं डायरेक्टर बनी हूँ तो उसमें हमने पाइपलाइन में हमारा एक काम था जो हमने करना था एडिक्शन, तो वो हमने अप्रूव करा लिया है। इंशाल्लाह हमारा प्लान है नेक्स्ट ईयर उसको शुरू करने का। तो अभी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैक्सिमम इदारे हैं जहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे जितने भी हेड्स हैं वो इंस्टीट्यूट से पीएचडी जो है यहाँ से करके गए। तो ऑलमोस्ट 100 के करीब हम यहाँ जो है पास आउट हम करा चुके हैं। इसमें बहुत सारा थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं इंस्टीट्यूट में। एक तो जो डिफरेंट ओपीडी सर्विसेज हैं हम प्रोवाइड करते हैं। 9 to 7 हमारा इदारा खुला रहता है। अभी आजकल लॉकडाउन की वजह से जो है ये बंद है, कोरोना वायरस की वजह से। होपफुली इंशाल्लाह जल्द ही ओपन हो जाएगा, जिसमें अडल्ट को सर्विसेज हम दे रहे होते हैं, चिल्ड्रन को भी दे रहे होते हैं, और जो ओल्डर पीपल है उनके भी इस प्रॉब्लम के साथ हम डील करते हैं। ऑलमोस्ट 22 के करीब हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, टीचिंग असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर्स, मेरिटोरियस प्रोफेसर्स जो हैं वो शामिल हैं, जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है साइकोथेरेपी में, असेसमेंट में, डायग्नोसिस में, जो यहाँ पे टीच भी करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस भी जो है करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। क्योंकि हमारा टीचिंग इंस्टीट्यूट है तो हमारे पास एमफिल और पीएचडी में एमफिल और पीएचडी के अंदर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ से पास आउट होके जा रहे होते हैं, और यहाँ से पास आउट होने के बाद अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इनकी ट्रेनिंग जो है मोस्टली साइकोलॉजिकल असेसमेंट और डायग्नोसिस में होती है। इसके अलावा डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ के अंदर जो है इनकी ट्रेनिंग होती है, चिल्ड्रन और एज वेल एज अडल्ट के अंदर भी। और यहाँ से पास आउट होने के बाद फिर वो डिफरेंट टीचिंग में भी चले जाते हैं, रिसर्च में चले जाते हैं, आर्म फोर्सेस के अंदर जाके अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, डिफरेंट जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर जो स्ट्रेस का एक एलिमेंट होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स जो वहाँ पर लोगों को देनी होती हैं, वहाँ पे काम करते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट हॉस्पिटल जहाँ पर मेडिकल प्रॉब्लम में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनके साथ भी हमारे जो पास आउट होके जाते हैं एलुमनाई, वो वहाँ पर जाकर
अपनी सर्विसेज जो हैं दे रहे होते हैं। तो मैं सभी को बहुत ज़्यादा मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ उन तमाम साइकोलॉजिस्ट को जो अपनी अपनी जगहों पे रहते हुए काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, मिडल ईस्ट में हैं, अपने वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में हमारे बहुत सारे पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, पास आउट करके गए हैं, जो वहाँ पर अपनी सर्विसेज जो हैं दे रहे हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वापस जाके अपनी सर्विसेज जिन लोगों ने स्टार्ट की, वहाँ पे इदारे बनाए हैं, तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को। और इसके अलावा जो अभी थोड़ा सा मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया है। तो मे भी चूँकि ईद के दिन थे और काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत भी रही, तो बिनते अली मैं आपका मैसेज बिल्कुल देख लूँगी। ईद के दिनों में मैं मैसेजेस वगैरह नहीं देख रही थी, और आई होप कि बाकी टीम भी हमारी बिज़ी रही है तो वो नहीं देख रही थी। हमने भी छुट्टियों को छुट्टियों की तरह ही गुजारा, थोड़ा फैमिली को भी टाइम दे रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं मैसेज दे के आपको जो भी जवाब होगा मैं वो दे दूँगी। सलाम में हाउ कैन वी यूज़ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ, जी मैं अभी नंबर आपको शेयर कर देती हूँ ताकि वहाँ से ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो ले सके। इस्लाम डॉक्टर साहिबा कोई सीनियर साइकोलॉजिस्ट का बताएं पेशेंट दिखाना है। जी हमारे जो ट्रस्ट में साइकोलॉजिस्ट जितने भी देखते हैं वो सभी सीनियर हैं, कंसल्टेंट्स हैं। तो वहाँ के ट्रस्ट के नंबर अभी मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से टाइम जो है बिल्कुल ले लीजिएगा। तो साइकोलॉजी में बहुत सारा ऐसा होता है कि यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारा, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसी आप यूँ कह लें कि गवर्नमेंट लेवल पर कुछ भी ऐसी लाइसेंसिंग या जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो हमारा जो करंट हमारा एक मिशन ये भी है कि हम गवर्नमेंट लेवल पर जो है काउंसिल बन जाए साइकोलॉजिस्ट की। उसमें जो लोग भी मुझे गवर्नमेंट लेवल HEC से या गवर्नमेंट के अगर कोई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा मैसेज उनको है कि जो काउंसिल के लिए हमारा बिल पास हुआ है उसके लिए भी एफर्ट्स करें ताकि हमारी रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर जो है साइकोलॉजिस्ट हो सके। क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये होता है कि जो लोग क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनकी लाइसेंसिंग होती है, रजिस्टर होते हैं, वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग ट्रेंड नहीं होते हैं, जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस तरह बहुत सारी चीज़ों में मैल प्रैक्टिसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये कि बहुत सारे ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो कि जिन्होंने नहीं सीखा या छोड़ दिया या डिसक्वालीफाई हो गए थे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला उस तरह से नहीं है कोई। और मैल प्रैक्टिसेस की वजह से फिर बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो आज का जो दिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम ये समझते हैं कि हम और ज़्यादा कोशिश करें। और कोविड-19 के हवाले से भी जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं जिन्होंने डिफरेंट हेल्पलाइन के साथ जो है मिलके अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना स्टार्ट की हैं, जिनमें कुछ पेड सर्विसेज भी हैं जो लोग अपने इदारों के अंदर काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसी हैं जो फ्री सर्विसेज हैं, जिसमें अमन फाउंडेशन एंड पाकिस्तान सोसाइटी फॉर एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने जो है फ्री सर्विसेज स्टार्ट की हैं। ये सर्विसेज जो हैं दिन के 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है फ्री सर्विसेज मंडे टू फ्राइडे जो है प्रोवाइड की जा रही होती हैं। इसके अलावा राशिद लतीफ़ वेलनेस सेंटर जो लाहौर में है, वहाँ से फ्री सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन। और इसके अलावा जो जैसे अभी डॉक्टर माजिद ने ज्वाइन किया, इनका क्लिनिक भी अवेलेबल है आई थिंक। और जो डॉक्टर आतिफ हैं जिनका माइंड और ब्रेन रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उनका भी इदारा खुला हुआ है, तो वहाँ से भी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं अभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो आखान में बैठते हैं, उन्होंने भी अपनी टेली काउंसलिंग जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। तो वहाँ से बिल्कुल आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और इन सभी लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इस मुश्किल टाइम में भी वो लोग किसी न किसी तरह से काम कर रहे हैं और ज़िंदगी में जहाँ तक भी हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चाहे यहाँ पे कुछ सवालात आए हुए, मैं थोड़ा सा उनका भी आंसर दे दूँ। और ओके, वालेकुम महर मुबारक तारिक जी, ईद अच्छी गुजर गई। हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। अच्छा, ये किसी ने रिवॉट्रल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जो है सवाल किया है। तो डॉक्टर माजिद का हमारा प्रोग्राम होगा होपफुली संडे को 4 बजे। अब आगे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हमने कहा था कि ईद के बाद हम शुरू करेंगे ऑनलाइन सेशंस, तो वो संडे यानी 4 बजे हुआ करेंगे। तो फ्राइडे वाले दिन जो है डॉक्टर आतिफ जो है न्यूरोलॉजिस्ट, उनका प्रोग्राम है। देन होपफुली अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन
डॉक्टर माजिद जो है कंफर्म कर देंगे आज शाम तक। तो संडे को उनका 4 बजे प्रोग्राम होगा, तो वहाँ से आप उनका सवाल आपका मैं उनको सेंड कर दूँगी ताकि वो आपको फिर गाइड कर दें। ओके जी, ऑनलाइन काउंसलिंग का मैं नंबर्स अभी शेयर कर दूँगी ताकि आप वहाँ से नंबर्स ले लें। क्राइटेरिया क्या है पीएचडी का? हमारा पीएचडी करने का क्राइटेरिया ये है कि पहले तो आपने 16 साल एजुकेशन आपकी हो साइकोलॉजी के अंदर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएस प्रोग्राम होता है जो कि 4 इयर्स का होता है, उसमें मेजर आपके पास साइकोलॉजी होना चाहिए। कुछ जो है स्टूडेंट्स बीए करते हैं जो कॉलेज से करते हैं, और फिर मास्टर्स या एमए जो है वो एसोसिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ से करते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला ले लेते हैं, एमएससी में दाखिला ले लेते हैं, जिसमें 15th और 16 ईयर उनका शामिल होता है, साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होती है। तो 16 साल एजुकेशन के बाद जो है फिर आप एमफिल के अंदर जो है, या एमएस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी जो लोग करा रहे होते हैं एमफिल। क्योंकि पहले ये होता था कि एमफिल लीडिंग टू पीएचडी होता था, आप एमफिल में दाखिला लेते थे और फिर कन्वर्ट करा लेते थे अपने कोर्स को, और कुछ और क्रेडिट आवर्स करने के बाद आप पीएचडी कर लेते थे और एक ही थीसिस जमा कराते थे। अब हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है पीएचडी कन्वर्जन जो है ख़त्म कर दिया है पाकिस्तान से, और अब जो है ये करना होता है कि 16 साल एजुकेशन के बाद अगर आपको साइकोलॉजी में एमफिल करना है तो आप साइकोलॉजी में एमफिल करते हैं। कराची में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से और बहरिया यूनिवर्सिटी से होता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है। बहरिया यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो वहाँ से एमफिल इन यानी एमफिल इन प्रोफेशनल साइकोलॉजी की आपको डिग्री मिलती है, और पीएचडी प्रोफेशनल साइकोलॉजी की डिग्री मिलती है, जिसके अंदर डिफरेंट आपके मेजर्स होते हैं, जिसमें क्लिनिकल भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है और एजुकेशनल भी है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी से अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से एमफिल करते हैं तो वहाँ से साइकोलॉजी में आप जो है एमफिल कर लेते हैं। वहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज वो करा रहे हैं, उसमें एजुकेशनल में कोर्सेज है उनका, काउंसलिंग में कोर्सेज है, फोरेंसिक में वो कोर्स करा रहे हैं, हेल्थ साइकोलॉजी में करा रहे हैं, जो कि होपफुली इन फ्यूचर जो है वो एमएस या एमफिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो आगे फ्यूचर है साइकोलॉजी का, उसमें जो देखा जा रहा है कि कम से कम एजुकेशन आपकी एमफिल या 18 साल होनी चाहिए ताकि आप सर्विसेज जो है अपनी प्रोवाइड कर सकें। बीइंग अ सब कमेटी मेंबर ऑफ मेंटल हेल्थ अथॉरिटी सिंध, हम लोगों ने इस पे काम किया है कि जो मिनिमम एजुकेशन है वो कम से कम 18 ईयर्स यानी एमफिल हो या एमएस हो, ताकि आप जो है ट्रेनिंग के साथ, एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग जो है प्रॉपर अंडर सुपरविजन लेने के बाद आप जो है फील्ड में आए और फिर अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे सकें। तो आप पहले जो है एमफिल के अंदर एडमिशन लीजिए। एमफिल 2 साल का कोर्स होता है और साथ में उसका एक थीसिस होता है। वो सबमिट कराने के बाद मैक्सिमम इसका टाइम 4 या 5 साल होता है। वो कराने के बाद फिर आप पीएचडी के अंदर जो है एडमिशन लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर 1 साल का कोर्स वर्क होता है, और फिर आपको थीसिस जो है आपको वो करना होता है, जो कि बाहर के, जो पाकिस्तान से जो बाहर के मुल्क हैं यानी आउटसाइड कंट्री जो है वो एवेलुएशन के लिए जाता है, और वहाँ से जो डिफरेंट एग्जामिनर्स होते हैं वो उसको एवेलुएट करते हैं और फिर आपको जो डिग्री जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा पीएचडी में एक रिसर्च पेपर जो है आपको लिखना होता है, यानी अपना एक आर्टिकल अपने थीसिस में से निकाल के उसको किसी HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन के रिकग्नाइज जर्नल हैं वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उनके अंदर एक आर्टिकल पब्लिश कराना होता है ताकि जो काम आपने इतनी मेहनत से किया है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, एविडेंस इकट्ठा किया है, उससे रिलेटेड आप उसको दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें। तो वो छापना ज़रूरी होता है, पब्लिश कराना ज़रूरी होता है, और उन जर्नल्स में कराना होता है जिसको HEC रिकग्नाइज़ करती है। उनका अपने कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जर्नल को रिकग्नाइज़ करने के लिए, तो वहाँ पर वो आर्टिकल्स छपवा सकते हैं आप, और फिर आपको पीएचडी की डिग्री जो है वो मिलती है। तो इंटेंसिव इसमें जो है ट्रेनिंग है। इंटेंसिव ट्रेनिंग के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप खुद भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप बहुत अच्छा जो सीखा है वो आगे जो है आप प्रोवाइड करें। विच ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज योर इंस्टीट्यूट ऑफर? अच्छा, अभी ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज हम अभी फ़िलहाल कोई भी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास, क्योंकि अभी सेमेस्टर जो है हमारा बीच में इंस्टीट्यूट जब बंद हो गया था तो हमारा जो सेमेस्टर है वो बीच में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारा जो मेन अभी टारगेट है कि हमारा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन सेशंस जो हैं, काउंसलिंग सेशंस जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, जो अंडर सुपरवाइज सेशंस होते हैं, हम वो उनको स्टार्ट कर दें और वो उनका कंप्लीट हो जाए। इन द मीन वाइल ये चीज़ें जब इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर हम कोर्सेज जो हैं, वर्कशॉप्स हो सकती हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो 1 डे या 2 डे प्रोग्राम्स होते हैं, हम वो वहाँ से स्टार्ट बिल्कुल हम कर सकते हैं। डायबिटीज़ सोल्यूशन
अवेलेबल जी, आईसीपी में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, डायबिटीज़ पे एक लेक्चर हमारा हुआ था, जो कि स्पेशलिस्ट थी जिन्होंने ये लेक्चर कंडक्ट किया था डायबिटीज़ से रिलेटेड। आपको उनके मैं लिंक्स शेयर कर दूंगी, वो आप देख लें। और इंशाल्लाह उनके लेक्चर्स हम आगे भी हम ऑनलाइन सेशंस जो है हम अरेंज करेंगे। मैम, पैनिक अटैक में चेस्ट पेन क्यों होती क्यों होती है? ईसीजी और टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट डॉक्टर भी कहा कि जी देखिए, पैनिक डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सम टाइम जो है आपके सिम्टम्स जो है फिजिकल जो प्रॉब्लम है उससे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन चूंकि फिजिकली आपकी कोई हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही होती है, तो जो आपका माइंड और बॉडी है वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, घबराहट आपको फील होती है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो चूंकि एक्टिव होता है। जब आप घबरा रहे होते हैं तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगता है। और जब आप रिलैक्स फील करते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, या वो उसको बैलेंस कर देता है जब आप रिलैक्स होते हैं। तो आपका जो ब्रेन और जो आपका माइंड है वो दो और बॉडी है वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो दोनों एक चीज़ एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी होता है तो इंसान जो है परेशान हो जाता है, एंजाइटी फील करता है। और अगर आप किसी और वजह से या किसी अपने इवेंट्स की यानी फैमिली में कोई इवेंट हो जाता है या कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी वजह से, या पास्ट में कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या नेगेटिव सोचने लगते हैं या फ्यूचर को नेगेटिवली प्रिडिक्ट करने लगते हैं, या पास में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं जो आप जिनसे अभी तक आपने छुटकारा नहीं पाया होता है, तो उनकी वजह से जो डिफरेंट एंजाइटी के प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं और सिम्टम्स उसके बॉडीली होते हैं, लेकिन उसके जो फिजिकल प्रॉब्लम या ईसीजी आप कराएंगे तो वो रिजल्ट्स उसके नेगेटिव आ रहे होते हैं। यहीं से फिर हमें पता चलता है कि ये साइकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर सम टाइम हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, साइकेट्रिस्ट को, जो कि मेडिकेशंस देते हैं ताकि जो ब्रेन के अंदर चेंजेस आई हैं। एंजाइटी में ये होता है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं, उनके लेवल्स चेंज हो जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर मेडिसिन भी दी जाती हैं और साथ में फिर साइकोथेरेपी जो है वो भी की जाती है ताकि जो भी आपकी रुकावटें हैं, कश्मकशें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिजॉल्व हो सकें और फिर वो रिजॉल्व करके आप हेल्दी जो कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं, हेल्दी जो लाइफ स्टाइल्स हैं, आप उनको सीख सकें, सेल्फ कंट्रोल जो है वो हासिल कर सकें, अपने आप को रिलैक्स करना सीख सकें, नेगेटिव थिंकिंग को जो है ओवरकम कर सकें और फिर आप जो है आगे बढ़ें। इस पर एक प्रोग्राम है जो डॉक्टर माजिद ने भी किया था पिछले दिनों, 3-4 दिन पहले, जो हमारे पेज पे शेयर हुआ है, वो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आप वो प्रोग्राम भी देखें, वहाँ से आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सकते हैं। आगे भी हमारा पैनिक डिसऑर्डर पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, साइकोथेरेपी क्या हम देते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, इस पे हम इंशाल्लाह अभी इसी मंथ में, जून के महीने में ही हम प्रोग्राम रखेंगे ताकि आप उसको। मैम, एमफिल है कंप्लीट। ओके जी, एम हो चुका है एमफिल इन साइकोलॉजी। अगर आपका हुआ है तो फिर आप जो है, अगर आप साइकोलॉजी में पीएचडी करना चाह रहे हैं तो कराची से अगर करेंगे तो आप कराची यूनिवर्सिटी से आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर जहाँ से भी आपका ताल्लुक है तो एमफिल के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्लिनिकल में करना है तो क्लिनिकल में हमारे अक्टूबर में एडमिशन्स होंगे। उसमें फिर ये होता है कि अगर आपने क्लिनिकल का बैकग्राउंड आपका नहीं है एमफिल में, तो वहाँ का हमारा प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है, इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है 2 ईयर्स की। क्लिनिकल के अंदर क्लिनिकल के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो फिर आपको पढ़ने पड़ते हैं ताकि आगे जो है आप अपनी पीएचडी की जो डिग्री है वो अवेल कर सकें। लेकिन हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं जो लोग नॉन क्लिनिकल एमफिल करके आते हैं, सिंपल साइकोलॉजी में एमफिल करके आते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो क्लिनिकल में पीएचडी कर सकें, और जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करके आते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी होती है वो हमारे इदारे से आगे पीएचडी जो है कम कर सकें। ओके और क्या है, डज योर यूनिवर्सिटी ऑफर्स और यू नो एनी यूनिवर्सिटी ऑफरिंग ऑनलाइन मास्टर in clinical psychology? I am interested in this course but due to busy schedule and responsibilities I cannot afford to attend classroom. ओके अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो मास्टर्स इन साइकोलॉजी जो है वो कराती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वहाँ से आप मास्टर्स कर सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से जिन्होंने किया और फिर वो HEC रिकग्नाइज भी है।
लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स जो है एमफिल वो अभी तक कहीं भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें आपको यानी आना होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है जिसमें 1-to-1 आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है, 1-to-1 आपको सेशंस लेने होते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन जो है अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी जो है नहीं है। लेकिन मास्टर्स जो है वो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है साइकोलॉजी किया हुआ है तो भी आप उसमें ले सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन साइकोलॉजी नहीं किया हुआ तो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है एक आपको 1 ईयर का जो है डिप्लोमा कराती है। पहले आपको वो डिप्लोमा करना होता है और उसके बाद फिर आपको जो है मास्टर्स जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में आप कर सकते हैं। बिल्कुल। कैन विद MS एंड डिप्लोमास इन CBT कैन वी प्रैक्टिस? देखिए ज़ारा, अगर आपने MSc किया हुआ है और CBT डिप्लोमा किसी वेल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है तो CBT प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जहाँ से अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है तो वो अगर आपको CBT आती है, आपने सीखी है प्रॉपर अंडर सुपरविजन, तो वो आप CBT की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ये ब्रॉड टर्म है, जिसमें एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ साइकोथेरेपी में ट्रेन नहीं होता है, उसकी जो है बेसिकली ट्रेनिंग जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में भी होती है, डायग्नोसिस में भी होती है, प्लस वो एक रिसर्चर भी होता है, वो रिसर्च भी करता है चीज़ों को, यानी एविडेंस बेस्ड जो डिफरेंट रिसर्चेस होती हैं, एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ उसने अप्लाई करनी होती है, तो वो रिसर्च भी कर रहा होता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में टीचिंग और रिसर्च और प्रैक्टिस तीनों शामिल हैं, और तीनों में उसकी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो होती है। डिफरेंट जो थेरेपीज़ होती हैं जिसमें वो ट्रेन होता है, फॉर एग्जांपल जिसमें साइकोडायनेमिक थेरेपी है जो कि फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव है, इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपीज़ होती हैं जिसमें लॉन्गर सेशंस होते हैं, इसके अंदर कम से कम 25 से 30 सेशन डिफरेंट जो एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ जो लोग आ रहे होते हैं उनके साथ होते हैं, क्योंकि आप जो है जो उनका साइको एनालिसिस में मेन ये होता है कि यानी उसकी थ्योरी ये होती है कि जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रीज़न जो है वो चाइल्डहुड से है, यानी चाइल्डहुड में ही बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो इंसान की बन जाती है, और अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व बचपन में नहीं होता है या बचपन के कोई ट्रॉमास होते हैं तो वो उसकी लेटर ऑन पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें फिर सेशंस थोड़े लंबे होते हैं और फिर आपको चाइल्डहुड पे जाना होता है और वहाँ से फिर आप डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो लेते हैं। तो उसमें अगर आपकी ट्रेनिंग हो तो फिर आप वो अपनी जो थेरेपीज़ हैं वो अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करे। इसके अलावा CBT जो है उसमें भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एविडेंस बेस है, इस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसमें भी आपके सेशंस थोड़े कम लगते हैं और जो आपका करंट प्रॉब्लम है उसको भी फोकस किया जाता है और किसी हद तक जो रेलिवेंट पास्ट होता है वहाँ पे भी काम किया जाता है। इसके अलावा फैमिली थेरेपी जो है वो भी हमारे पास बहुत सारी जो एक्सपर्ट्स उसमें है ट्रेनिंग दी जाती है फैमिली थेरेपी में, जहाँ पर ये होता है कि जो प्रॉब्लम है वो फैमिली उस प्रॉब्लम की वजह से फैमिली इफेक्ट हो रही है, या फैमिली के कुछ डायनेमिक्स ऐसे होते हैं या फैमिली के कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं या फैमिली के डिसफंक्शनिंग इस तरह की होती है, प्रॉपर तरीके से उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती है, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से जो है जो क्लाइंट है वो इफेक्ट हो रहा होता है। तो वहाँ पर फिर फैमिली को भी बुलाना होता है, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि खुद क्लाइंट जो है उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है या वो खुद जो है चीज़ों को प्रॉपरली परसीव नहीं कर रहा होता या उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है, जहाँ पे फैमिली का कॉपरेशन चाहिए होता है, तो उसमें फिर फैमिली जो थेरेपी है वो भी दी जाती है और उसमें भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी जो है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, इंटरपर्सनल थेरेपी है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, स्पीच थेरेपी जो हमारा डिप्लोमा चाइल्डहुड प्रॉब्लम के साथ हम डिप्लोमा कराते हैं रिहेबिलिटेशन का, उसके अंदर स्पीच थेरेपी जो है वो भी सिखाई जाती है ताकि जो बच्चे स्पीच के प्रॉब्लम के साथ आ रहे हों या बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ आ रहे हों उन्हें ट्रीट जो है वो किया जा सके। मैम मुझे अभी हुआ है पैनिक अटैक, व्हाट शुड आई डू, ट्रेमर्स हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको मैं लिंक जो है साइकेट्रिस्ट के नंबर्स जो हैं मैं सेंड कर देती हूँ और दूसरे काउंसलिंग के लिए भी, ताकि आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकें। ओके ठीक है निम्रा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। उस्मान, पैनिक अटैक क्योरेबल है? जी बिल्कुल, पैनिक अटैक जो है ये ट्रीटेबल डिजीज़ है और मेडिसिन से और साइकोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हमारे पास आ चुके हैं जो यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर चले गए और अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो गुजार रहे हैं।
अच्छा, मनफी सोच को बेहतरीन तरीका, इस पे हमारा एक प्रोग्राम अभी हुआ था पिछले रमज़ान में, यानी पिछले हफ्ते हुआ था रमज़ान में। डॉक्टर हिना इमरान ने किया था। उन्होंने बहुत सारी उसके अंदर टेक्निक्स बताई हैं कि अपनी मनफी सोच को किस तरह से आपने चेंज करना है, रीवायर कैसे करना है, यानी पॉजिटिव कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, ऐसे लोग आ रहे होते हैं जो कि नेगेटिव थिंकिंग के साथ होते हैं और उनको लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग जो है कंट्रोल नहीं हो रही है। तो वो कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, उसमें पूरा एक हमारे डिटेल 2 सेशन हुए। मैं उसकी लिंक्स आपको शेयर करती हूँ ताकि वहाँ से वो डिटेल सेशंस आप जो हैं बारी बारी देख सकें और उसको चेंज कर सके। तो बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत सारे जो नेगेटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से ही जो बिहेवियर है वो नेगेटिव हो जाता है, फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आगे वो लीड करता है एंजाइटी को, डिप्रेशन को, पैरानॉइड को, डिफरेंट और जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको लीड कर रहा होता है। DRCD को डिस्क्राइब कर दें। आयशा ने पूछा है उसमें क्या क्या इंक्लूड है आपके प्रोग्राम में, इसके लिए बाद में कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करें। जी, DRCD ये डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। इसमें अभी हमारा 6 बैच जो है वो चल रहा है और ये इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपको चाहिए MA इन साइकोलॉजी और BS 4 ईयर्स इन साइकोलॉजी, यानी कि 16 साल जो है आपकी एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें आपका मेजर जो है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो, या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन में आपने मास्टर्स किया हो, या 4 इयर्स BS प्रोग्राम आपने स्पेशल एजुकेशन के अंदर किया हुआ हो। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर हमारे जो कोर्सेज हैं, एक तो हमारे पास डिसेबिलिटी असेसमेंट का कोर्स है, यानी बच्चे जो आते हैं हमारे पास जिनको डिफरेंट डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है या उनके जो डिफरेंट कैटेगराइज करने की ज़रूरत है ताकि उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो डिसेबिलिटी असेसमेंट या चाइल्डहुड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी असेसमेंट सिखाई जाती है, उनका डायग्नोसिस सिखाया जाता है। DSM-5 को जो है फॉलो किया जाता है, उसके अंदर डिफरेंट टेस्ट जो हैं उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर वो टेस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का टेस्ट है, या ऑटिज़म से रिलेटेड डिफरेंट टेस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट टेस्ट हैं, सोशल अडेप्टिव फंक्शनिंग से रिलेटेड डिफरेंट जो हैं वो टेस्ट हैं। वो टेस्टिंग करने के बाद आप एक ट्रेन हो जाते हैं कि आप कैटेगराइजेशन जो है आप वो कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें प्रॉब्लम को, और जो डिफरेंट फंक्शनल असेसमेंट है आप वो कर सकें। इतनी ट्रेनिंग आपकी हो जाती है। और फिर साथ में हमारे पास एक और कोर्स है जो रिहैबिलिटेशन के नाम से है। इसके अंदर तो रिहैबिलिटेशन सिखाई जाती है कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्रामिंग स्किल सिखाई जाती है कि जो आपने आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम बच्चों का, उसको किस तरह से आप उनके प्लान कैसे बनाएं, उनको क्या क्या सिखाने की ज़रूरत है, उनके मिनिमम जो फंक्शनिंग क्या है, किस नीडेड लेवल पे उनको लेके जाना है, क्या उनकी फंक्शनल असेसमेंट से ये चीज़ें पता चल रही होती हैं, उनकी मोटिवेशन किन चीज़ों के लिए है, कौन सी चीज़ें उनके लिए अर्जेंट हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारा प्लान बनाना सिखाया जाता है। बनाने के साथ साथ फिर इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हम ट्रेनिंग देते हैं, ऑटिज़म के साथ ट्रेनिंग देते हैं, ADHD के साथ जो है हम ट्रेनिंग देते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे आ रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग। और चूँकि जो स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे आते हैं जिनके स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं या स्पेशल नीड्स होती हैं, उनमें कुछ बच्चों को स्पीच का इशू भी होता है। तो इसमें एक कोर्स हमारा जो है वो तकरीबन 8 यूनिट का कोर्स है। 4 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 यूनिट और 4 जो फाइनल सेमेस्टर होता है उसमें 4 क्रेडिट आवर्स का कोर्स होता है, जिसमें स्पीच थेरेपी जो है वो सिखाई जाती है, पढ़ाई भी जाती है, और साथ साथ स्पीच थेरेपी जो है डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। हमारा पूरा एक यूनिट है बच्चों का, केयर यूनिट के नाम से। डॉक्टर हिना इमरान उसकी इंचार्ज हैं। डॉक्टर राहिला, जो आप लोगों ने उनके प्रोग्राम्स डॉक्टर राहिला के रमज़ान में देखे होंगे, वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर भी हैं, तो वो वहाँ पर डिफरेंट पढ़ाती भी हैं और स्पीच थेरेपिस्ट जो है ट्रेनिंग भी देती हैं। इसके अलावा एक और स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं हमारे पास, तहमीना, वो भी इसमें जो रिहैबिलिटेशन का हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो बच्चे हमारे पास रिहैबिलिटेशन के लिए आफ्टरनून में आते हैं वो उसको भी सुपरवाइज़ कर रही होती हैं। और इसके अलावा एक हमारा इसमें प्रोग्राम होता है, सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन है, कि स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से जो है टीच किया जाए, क्या थेरेपीज़ जो हैं उनके लिए बेनिफिशियल जो है वो हो सकती हैं। ये वाला हमारा एक कोर्स है। और इसके अलावा जो रिहैबिलिटेशन का कोर्स है इसके अंदर बिहेवियरल थेरेपी जो है, और साथ में जो बच्चों के साथ आर्ट थेरेपी है,
प्रे थेरेपी है, वो थेरेपी के कोर्सेज भी इसके अंदर जो है शामिल हैं और साथ में ये भी सिखाए जाते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी में भी ट्रेनिंग होती है, आर्ट थेरेपी में, प्ले थेरेपी में, असेसमेंट के अंदर, स्पीच थेरेपी के अंदर ट्रेनिंग होती है। तो जो पास आउट होके अभी हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं पास आउट होके, वो ज़्यादातर जो है एक तो स्पेशल स्कूल्स के अंदर एज अ रिहेबिलिटेशन काउंसलर जो है वो काम कर रहे हैं, और वो उन बच्चों की असेसमेंट भी करते हैं, उनके प्लान्स भी बनाते हैं, उनकी स्पीच थेरेपी में भी हेल्प करते हैं, और चूँकि उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो बेहतर जो है उनकी टेस्टिंग कर पाते हैं स्पीच थेरेपी की वजह से, क्योंकि वो बच्चों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और साथ में उनकी ट्रेनिंग भी होती है, उनसे कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, और साथ में बिहेवियरल थेरेपी में, आर्ट थेरेपी में, प्ले थेरेपी में ट्रेन भी होते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो साथ साथ वो बिहेवियर एज अ बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी बहुत से इदारों के अंदर जो है वो काम कर रहे थे। कुछ हमारे चूँकि इनकी रिहेबिलिटेशन के अंदर ट्रेनिंग होती है, तो कुछ हमारे जो एलुमिनस हैं या एलुमिनाए हैं वो पास आउट होकर डिफरेंट जो रिहेबिलिटेशन सेंटर, इमोशनल प्रॉब्लम के साथ भी हम इनको सिखाते हैं कि इमोशनल प्रॉब्लम के साथ जो उस पर बच्चे आ रहे हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो ये बहुत से ऐसे हमारे जो एलुमिनाए हैं वो काम कर रहे हैं। चिल्ड्रन जो कैंसर हॉस्पिटल है उनके साथ भी काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया के साथ जो है वो भी उन बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। नॉर्मल स्कूल में भी ये स्टूडेंट्स जो हैं पास आउट होके जाते हैं और वो वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, और डिफरेंट जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जैसे डाउ में यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल में जो है काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ इंडस में जो चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल था वहाँ पर जो साइको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट की सुपरविजन में ही वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और हमारे ही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो हमारे पास आउट होके जाते हैं वो उस पर अपनी सर्विसेज जो हैं, इंडिविजुअल सर्विसेज जो हैं वो भी दे रहे होते हैं। तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा हमें इसका फीडबैक मिलता है और काफ़ी फ़ायदा होता है। क्लासेस इसकी मोस्टली जो है वो 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद होती हैं, और आप जॉब के साथ भी सम टाइम इसको कर सकते हैं। ड्रग एडिक्शन पेशेंट रूटीन लाइफ में पहले के थे वापस आ सकते हैं। अच्छा, ड्रग एडिक्शन जो है ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, और एडिक्शन का वर्ड ही ऐसा है कि जब आप सब्सटेंस एडिक्शन में पड़ जाते हैं तो वहाँ से फिर आदी हो जाते हैं उस चीज़ के, और निकलना बहुत मुश्किल होता है, और ये काफ़ी सीरियस, यानी इसमें हम देखते हैं कि 1 साल तक अगर कोई शख्स है, कोई क्लाइंट है, 1 साल तक अगर वो मुसलसल नशा करता है और वो उस दवा के बगैर नहीं रह सकता, यानी दवा जब वो छोड़ देता है तो उसको विड्रॉल और टॉलरेंस जो है सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो छोड़ने के बाद उसको प्रॉब्लम होना लगता है या बॉडीली सिम्टम्स होने लगते हैं, उससे रहा नहीं जाता, क्रेविंग होने लगती है। तो इसका मतलब है कि वो उसमें नशे में चला गया या एडिक्शन में चला गया, डिपेंडेंट हो गया है, जिसकी वजह से फिर उसकी जो कॉग्निशन है और उसका जो बिहेवियर है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जो ड्रग एडिक्शन है ये ब्रेन डिजीज़ है, और ब्रेन के डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। जब वो इफ़ेक्ट करती है तो उसका जो बिहेवियर है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है। ऐसे में जो एडिक्शन के साथ जो भी पर्सन है जो एडिक्शन में चला गया है वो फिर अपनी फैमिली का काम, यानी जो उसकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, और फिर वहाँ से डिफ़िकल्टी होती है उसको वापस से लेकर आना। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिसालें हमारे सामने हैं जिसमें जो लोग चले गए थे ड्रग एडिक्शन में या डिपेंडेंट हो गए थे वो वहाँ से वापस आ गए, या उन्होंने ड्रग को छोड़ दिया और वो रिकवरी फुल उनकी हो गई, और वो रिकवरी जो है अब रिकवर्ड पर्सन जो है वो कहलाते हैं, लेकिन उनको फॉलो अप पे जो है रखा जाता है। इसमें ड्रग एडिक्शन में डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो है हमने कराई हैं। अभी हमारे पास उस तरह से यानी इन पेशेंट फैसिलिटी तो नहीं है ड्रग एडिक्शन के लिए, लेकिन जो हमारे थेरेपिस्ट हमारे पास ट्रेंड हैं वो मोटिवेशनल जो थेरेपी है वो उनके साथ करते हैं ताकि वो मोटिवेट हों ड्रग को छोड़ने के लिए, और फिर हम उनको रेफ़र कर देते हैं डिफरेंट जो ड्रग ट्रीटमेंट के इदारे हैं ताकि वहाँ पर जो है उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। मोस्टली ये तो होता है कि ड्रग को छुड़वाने के लिए उनको फिर आपको इन पेशेंट में फैसिलिटी में रखना पड़ता है, या रिहेबिलिटेशन के लिए आपको भेजना पड़ता है, चाहे वो 3 महीने के, कुछ जगहों पे 3 मंथ्स के लिए एडमिट करते हैं, कुछ जगहों पे 6 मंथ के लिए करते हैं, कुछ जगहों पे सिर्फ डिटॉक्स करके जो है वो भेज दिया जाता है, 15 to 20 डेज़ के लिए रखते हैं। तो डिटॉक्स जो है वो इलाज नहीं है, उसमें ये है कि सिर्फ आपने ड्रग छुड़ा दी है, ड्रग छुड़ाने के बाद आपने किस तरह से सर्वाइव करना है, रिहेबिलिटेट कैसे करना है, तो उसके लिए फिर कुछ इदारे ऐसे हैं जो रिहेबिलिटेट जो है किए जाते हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसके आप मुझे इनबॉक्स कर दें, तो उन इदारों के नंबर्स जो हैं फिर मैं आपको शेयर जो है कर सकती हूँ। इसमें ड्रग फ्री पाकिस्तान सोसाइटी जो है, पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो ड्रग का यानी ड्रग ट्रीटमेंट का इलाज करती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके साथ हमारे कोलैबोरेशन रहता है, डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी जो हमने करवाई हैं वो उन्हीं के साथ हमने मिलके कराई हैं। इसमें
सुहेल यूनुस साहब का नाम बहुत सर फहरिस्त है। मिस फ़रहीन जो है नवीद, उनका नाम जो है वो बहुत सर फहरिस्त है। इन लोगों ने काफ़ी काम उसमें किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे और इदारे हैं जहाँ पर सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं। तो वहाँ के नंबर्स मैं आपको, अगर आप चाहिए होंगे तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। ओके, एमएससी डीआरसीडी, जी डीआरसीडी के एडमिशन्स आयशा होंगे अक्टूबर में, हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे ज्वाइन रखें हमारे पेज पे, तो यहाँ से फिर आप अप्लाई कर सकती हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू मुसरत मकसूद, माय सिस्टर इज़ वाचिंग फ्रॉम लाहौर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। comprehensive answer please, also guide about admission test syllabus for preparation of admission। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं मुझे कि एडमिशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। तो चूंकि आज साइकोलॉजी का डे है, हम साइकोलॉजी डे मना रहे हैं, तो मेरा मकसद भी यही था कि मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस दे दूँ, आप लोगों को कुछ गाइड भी कर दूँ। तो देखिए, एडमिशन टेस्ट जो होता है ये 16 ईयर एजुकेशन की बेस पे होता है। तो जो बेसिकली हम जानना ये चाह रहे होते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है उसकी जो 16 साल में उसने क्या क्या पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक साइकोलॉजी जो आपने मास्टर्स में पढ़ा होता है या आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, तो बेसिक साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो सवाल होते हैं। तो नहीं है कि आप सीट, क्योंकि हमारे पास अराउंड अगर 150-200 के करीब एप्लीकेशन एमफिल में आती हैं, तो उसमें सिर्फ हमने 30 के करीब हमारी सीट्स होती हैं। मैक्सिमम सीट हमारी 30 होती हैं जिनको हमने दाखिला देना होता है। तो अगर कोई ऐसा है जिसकी मोटिवेशन नहीं है लेकिन दाखिला उसको मिल गया, ओके, शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था, मैं अपनी बात दोबारा से शुरू करती हूँ। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि हम असेसमेंट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारे पास कैंडिडेट आ रहा है उसकी वाकई उसकी नॉलेज भी है, उसकी मोटिवेशन भी है, और इस फील्ड के अंदर जो है वो कुछ आगे उसका पैशन है और वो कुछ करना चाहता है। ऐसा नहीं होगा कि वो सीट उसको मिल जाएगी और फिर वो छोड़ के चला जाएगा, ये सीट ज़ाया कर देगा। तो ये इन चीज़ों को जो है देखा जाता है। और ऑफ कोर्स आपकी जो प्रायर लर्निंग होती है, यानी आपके मास्टर्स से लेके आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के जो मार्क्स होते हैं, जो आपकी थ्रू आउट मेहनत आपके और आपने और आपके पेरेंट्स ने की होती है, वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो उसके भी मार्क्स होते हैं जिनको एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर जो है हम शामिल करते हैं। तो आप जो भी एडमिशन लेना चाहता है बिल्कुल कोशिश करें, आप मेहनत करें, तैयारी करके आएँ, और फिर आप अगर आपकी किस्मत में होगा कि आपने आगे, आप इस फील्ड के लिए बेहतर हैं, अल्लाह ताला चाहता है कि आप इसमें आगे आएँ, काम करें, एज अ साइकोलॉजिस्ट बने, सर्विसेज दें, लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ, तो यकीनी तौर पे आपको एडमिशन जो है यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पे अगर नहीं भी मिला तो दूसरे जो इदारे हैं आप वहाँ पर भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं ताकि वहाँ से भी कर सकें। जी, रिक्वायर्ड नंबर अभी प्रोग्राम ख़त्म होता है तो मैं अभी शेयर कर दूँगी आपको। I was under treatment with Dr. Asif, who expired recently in road accident. Kindly guide where I go in ICP। जी, आसिफ की जी बिल्कुल एक उसमें डेथ हो गई है। अल्लाह ताला आसिफ को जन्नत में जगह दे। इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे हमारे, जिनकी अभी रिसेंटली जो है डेथ हुई है। जी, इनको जो भी आसिफ के जो भी क्लाइंट्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, हमारे जो दूसरे कोलीग्स हैं। लेकिन अभी चूँकि फ़िज़िकल सेशंस नहीं हो रहे हैं, तो जैसे ही हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको टेलीफोन जो है वो आ जाएगा और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि ऑनलाइन सेशन कर दें तो मुझे आप इनबॉक्स कर दें, तो मैं ऑनलाइन के लिए आपको जो कोलीग्स मेरे अभी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं, मैं उनको आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी। खैर मुबारक अली रज़ा। टुडे टॉपिक इज़ फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू स्पेशलाइज इन जी। आज का जो टॉपिक है ये सेलिब्रेटिंग साइकोलॉजी डे है, तो इसमें बिल्कुल स्टूडेंट्स को भी मैंने सोचा था मैं थोड़ा गाइड कर दूंगी। और मेन मेरा ये था कि हम ट्राइब्यूट भी पेश करें जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली जो फाउंडर हमारी डायरेक्टर हैं डॉक्टर फ़ारूक ज़हूर अहमद को। तो इसीलिए मैंने ये एक वीडियो भी मैंने शेयर की है इंस्टीट्यूट की, अभी इसी पेज पे जो हमने यूट्यूब पे डाली है, आप उससे भी बिल्कुल देख सकते हैं। मैं देख लूँ अगर कोई और सवाल है तो फिर अदरवाइज हम इसको आज के मैसेज को हम वाइंड अप करते हैं। गिविंग सीबीटी प्रोग्राम इन कराची। जी आयशा, सीबीटी जो है इंस्टीट्यूट के अंदर सीबीटी में स्पेशल ट्रेनिंग जो है कराई जाती है। एमफिल प्रोग्राम के अंदर इस जो है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कराई जाती है सीबीटी के अंदर, तो वहाँ से एमफिल में भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीबीटी जो इंस्टीट्यूट एक अलग से कोई इंस्टीट्यूट है
जो CBT की ही ट्रेनिंग कराता है, एसोसिएशन है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एसोसिएशन, वहाँ से आप CBT का, अगर सिर्फ CBT में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू राबिया फॉर ज्वाइनिंग। I would like to suggest you that kindly ask schools to appoint such type of teachers for behavior therapy even for normal children. It's of this. जी बहुत ही अच्छा आपका सजेशन है कि स्कूल में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, स्कूल्स, काफ़ी स्कूल्स हैं जिन्होंने अपॉइंट कर लिया है, और आगे जब ये इंशाल्लाह अभी जो हमने सिंध अथॉरिटी, जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी सिंध है, उन्होंने जो अपनी सिफारिशात पेश की हैं अथॉरिटी को, तो उसमें ये बिल्कुल शामिल है कि स्कूल्स के अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट जो है होने चाहिए और रखने चाहिए। तो हमारे पास पहले फिर इतने साइकोलॉजिस्ट प्रोड्यूस भी हो जाएं कि हम कंपल्सरी कर सकें। तो अभी फ़िलहाल ये कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उन्होंने रख लिए हैं और वो हायर कर रहे हैं। जी, नॉर्मल बच्चों के साथ भी बिल्कुल बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं अदरवाइज़ यानी इंटेलेक्चुअली वो बिल्कुल ठीक होते हैं और साइकोलॉजिकली कोई डिसऑर्डर्स नहीं होते, लेकिन बिहेवियरल प्रॉब्लम उन बच्चों को भी होते हैं। तो उनको डील, जैसे स्कूल के अंदर बुलिंग बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है, तो स्कूल्स के अंदर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए ताकि इन बच्चों को प्रॉपरली जो है काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू डॉक्टर सोबिया फॉर ज्वाइनिंग अदरीस। ओके, डोंट हैव 16 ईयर्स साइकोलॉजी डिग्री, व्हाट टू डू एनी डिप्लोमा। जी, अगर साइकोलॉजी में आपकी डिग्री नहीं है तो फिर जो साइकोलॉजी के अंदर अगर आप आना चाहते हैं डिप्लोमा, तो वो आई थिंक उस तरह से पॉसिबल नहीं है। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपकी है तो आप DRCD में आ सकते हैं। हाँ, सब्सटेंस एडिक्शन में अगर आपको शौक है, काम करने का, सीखने का पैशन है, तो ऐसे लोग जिन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, सोशल वर्क में मास्टर्स किया हुआ है, साइकोलॉजी में किया हुआ है, या मेडिकल साइंस से हैं या नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, तो उनके लिए सब्सटेंस एडिक्शन का जो हमारा कोर्स है वो वहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर इकबाल फॉर ज्वाइनिंग। ओके, आई थिंक मैंने क्वेश्चन के आंसर्स जो बीच बीच में आ गए थे स्टूडेंट से रिलेटेड वो मैंने दे दिए हैं। और तो आज की जो टॉक है वो बेसिकली साइकोलॉजी डे के रेफरेंस ही थी। तो मैं उन तमाम साइकोलॉजिस्ट को एक दफ़ा और अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग भी अभी घरों पे रह के भी काम कर रहे हैं, और जो लोग अपने दफ्तर में, हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जगहों पे जाके थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज काउंसलिंग के रेफरेंस से हो, वो सर्विसेज चाहे ऑनलाइन सेशंस के रेफरेंस से हो, ऑनलाइन जो टॉक है, ट्रेनिंग है, उसके रेफरेंस से हो, या फिर घरों में बैठे किसी की काउंसलिंग कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो। तो उन तमाम लोगों को जो है मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और ज़्यादा वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें और बेहतर से बेहतर जो है रिसर्च की तरफ जाएं। रिसर्च जो है मेन टूल है, रिसर्च के ज़रिए ही हम चीज़ों को बेहतर तरीके से साइंटिफिकली जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जो न्यू जो डायमेंशंस हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव जो है चेंजेस जो है अपने सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर जो है ला सकते हैं। और जहाँ तक क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात है, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है अब काफ़ी हद तक ग्रो कर गई है। बहुत से ऐसे लोग जो अभी हमने नोट किया कि जब हम ऑनलाइन सेशंस हम कर रहे थे रमज़ान के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम भी था तो उन्होंने डिस्कस भी किया और अपनी जो बात है वो भी कन्वे की और ओपनली कन्वे की। तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि अब जो है जो लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि जिस तरह से मेडिकल प्रॉब्लम जो है, मेडिकल बीमारी या जिस्मानी बीमारी जो है अहम है और उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह से जो अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। उसके लिए भी हमें शर्माने की, हिचकिचाने की, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी हमें क्योंकि जान है तो सब कुछ है ना, तो उसके लिए भी हमें जो है जो माहिरीन हैं, चाहे वो तिब्बी माहिरीन नफ्सियात के हों, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हों, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों, उनके लिए हमें जाने की ज़रूरत है और हमें जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों की बातों से डर के, लोगों के जुमलों के डर से कि लोग बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम ये सोच के घर पे बैठ जाएंगे, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने साथ खुद ज़्यादती की है या हम अपना ख्याल खुद नहीं रख रहे, यानी उनकी बातों की वजह से हम क्यों इग्नोर हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमें अपने आप को जो है अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस देनी है और हमें जाना है, लोगों से बात करनी है, ताकि साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, ताकि जो हेल्प हमें मिल सकती थी वो हमें टाइमली अगर मिल जाए तो फिर हम अपनी जो
फंक्शनिंग है या जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे टास्क हैं, उसको हम अदा कर सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखते हुए एक हेल्दी लाइफ जो है हम वो गुजार सकें। और हेल्दी लाइफ, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था आपको, कि मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी डिपेंड करती है कि फ़िज़िकली आप कितना हेल्दी हैं, आप स्पिरिचुअली कितना स्ट्रॉन्ग हैं, आप सोशली लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से लोगों को मिलते मिलाते हैं, आपके अखलाक कैसे हैं, और किस तरह से आपने अपने जो चीज़ें आपने अपने घर से, अपने रिलीजन से सीखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझती हूँ कि बतौर माहिर नफ्सियात सबसे हम पहले उनको फॉलो करते हैं कि वो हमारे पास एक हमारी किताब भी है, हदीस भी है, और एज अ बेस्ट रोल मॉडल भी हमारे पास हैं। तो उसको भी देखते हुए हम अपनी ज़िंदगी में अपने पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने तालीम हासिल की, सीखा, और वो अब सिखाने के लिए भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनसे भी डिस्कस करते हैं ताकि पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आ सके, और उनको फॉलो करते हुए फिर हम आगे जो है अपनी ज़िंदगी को तब्दीली की तरफ जो है हम ले जा सकें। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और जो छोटा सा एक मैसेज था मेरा उसको सुना, और मैं चाहूँगी कि आगे भी आप इसे ज़रूर कन्वे करें, प्रमोट करें साइकोलॉजी को, हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, वेलबींग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे सोसाइटी के अंदर जो है पॉजिटिव चेंज जो है वो आ सके। नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना जो है वो शुरू करें, पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करना जो है वो स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।